नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड में भी मतदाता सूची का होगा पुनर्निरीक्षण और निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने तैयारी शुरू की। देहरादून आपदा में 4 और शव मिले, कल 27 मौत, अब 10 लापता। मनसा देवी की पहाड़ी पर भारी भूस्खलन, सड़क पर दरारें पड़ने से बढ़ा खतरा। नैनीताल में अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ की रैली, वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग उठी। और बिजली रीडिंग के लिए आनंद फानंद में दिया गया टेंडर, मीटर रीडर जुटाने में कंपनियों के छूटे पसीने। देहरादून समेत 6 जिलों में बादल बरसाएंगे कहर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चमोली से खबर बता रहे हैं आपको। चमोली में बादल फटने से नंदानगर क्षेत्र में तबाही का मंजर देखा जा रहा है। 30 से 33 मकान मलबे की जद में आ चुके हैं। 14 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं 300 से अधिक प्रभावित कई लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना भी है। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। प्रभावितों को राहत पहुंचाई जा रही है। फिलहाल ये खबर बता रहे हैं चमोली से। तो प्रभावितों को GMVN BKTC गेस्ट हाउस में ठहराया गया है। आपदा सचिव ने इस बात की जानकारी दी है। तो आपदा सचिव ने इस बात की जानकारी दी है। कई लोग मलबे में दबे हैं, ऐसी खबर है। चमोली में बादल फटने से नंदानगर क्षेत्र में भारी तबाही देखी जा रही है। कई मकान इसकी जद में आ गए। 30 से 33 मकान मलबे में दबे होने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। 14 लोग लापता हैं, 300 से अधिक प्रभावित हैं। कई लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना फिलहाल ये खबर बता रहे हैं चमोली से, जहां पर भारी तबाही देखी जा रही है। प्राकृतिक आपदा का कहर उत्तराखंड में इस कदर टूटा हुआ है कि किसी को भी दहला सकती है तस्वीरें। और उत्तराखंड में बैक टू बैक जो प्राकृतिक आपदा का कहर है वो देखा जा रहा है। भयानक रूप, रौद्र रूप प्रकृति का उत्तराखंड में बरपता नजर आ रहा है। फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बादल फटने से ये बड़ा हादसा, 14 लोग लापता, 300 से अधिक लोग मलबे में दबे होने की सूचना है। तो कई लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना और राहत बचाव कार्य फिलहाल जारी है और रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर से किया जा रहा है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रभावितों को GMVN BKTC जो गेस्ट हाउस है वहां पर ठहराया गया है। और इस पूरे मामले की जो जानकारी है प्रमुख सचिव ने दी है। चमोली में बादल फटने से नंदानगर क्षेत्र में भारी तबाही देखी जा रही है। और इससे पहले धराली में देखा गया था, बादल फटने से भयानक जो मंजर था, भयावह मंजर देखने को मिला और जिससे पूरे देश में दहशत का माहौल देखा गया। क्योंकि भारी संख्या में जो पर्यटक हैं, जो श्रद्धालु हैं, जाते हैं उत्तराखंड और ख़ास तौर पर 4 धाम की यात्रा में शामिल होते हैं। ऐसे में लोगों के अंदर भी ये दहशत है कि कैसे वो यात्रा के लिए निकलें। चमोली में बादल फटने से नंदानगर क्षेत्र में तबाही है।
कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। और आपको बता रहे हैं, हल्द्वानी के गौलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में कल से एशियन फेसिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें 17 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। हालांकि प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही भारतीय फेसिंग फेडरेशन के महासचिव राजीव मेहता ने बिजली व्यवस्था को लेकर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि स्टेडियम में बार बार बिजली कटौती हो रही है, जिससे महंगी मशीनों के खराब होने की जो पोजीशन है, खतरा है, वो बना हुआ है। और राजीव मेहता इससे पहले भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता के दौरान कूलिंग सिस्टम की खराबी पर सवाल उठा चुके हैं। अब एशियन स्तर की प्रतियोगिता से पहले बिजली आपूर्ति को लेकर के उठे सवाल आयोजन की तैयारियों पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। सब लोग यहाँ की टीम है, वो लोग हमारा एशियन कैडेट कप कल से हमारा स्टार्ट है और FCA से एफिलिएट है ये। इसमें 17 कंट्री आ रही है और हमारे अंडर 17 का टूर्नामेंट है ये। हमने रहने का एकोमोडेशन सब चीज़ यहाँ पे हमने अरेंजमेंट कर रखा है और फर्स्ट टाइम है जो हमने कोशिश करी कि हल्द्वानी में हम इंटरनेशनल इवेंट कराएं, तो हमारे लिए बड़ी प्रेस्टीज की बात है। टोटल कितनी टीमें इसमें यहाँ पे 17 टीम्स हैं, अभी 3 टीमें विड्रॉ कर गई हैं किसी अपने कारण से। सबसे सारी फैसिलिटी जो दिक्कतें आ रही थी, अभी इशू आपने काफी बिजली का इशू बताया आपने। बिजली का एक इशू बताया, बिजली में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, शट डाउन हो रहा है फिर आ रहा है, तो उससे हमें दिक्कत ये होगी। जो हमारे इक्विपमेंट है बड़े महंगे इक्विपमेंट है, अगर एक बार बिजली जाती है तो वो आधे घंटे तक स्टार्ट नहीं हो पाएंगे, तो हमें पूरा सिस्टम जनरेटर में रखना पड़ेगा। और देहरादून में आयोजित सहकारी सम्मेलन में उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ अब बोतल बंद पानी के क्षेत्र में कदम रखते हुए हिमालय जल ब्रांड के तहत मिनरल वाटर बाजार में लाएगा। इसके लिए हरिद्वार में मिनरल वाटर प्लांट स्थापित किया जाएगा। डॉक्टर रावत ने बताया कि सहकारी संघ का टर्नओवर 500 करोड़ से बढ़ाकर के 3000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य तय किया गया और इसके अंतर्गत ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर और फिनाइल उत्पादन इकाइयां भी स्थापित की जाएंगी। साथ ही प्रदेश भर में 500 सहकारी क्रय केंद्र खोले जाएंगे, जहां किसानों को गांव स्तर पर उचित मूल्य पर फसल बेचने की सुविधा मिलेगी और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी। मंत्री ने नवरात्रों में 100 करोड़ की नई योजनाओं के शुभारंभ की घोषणा भी की है। उन्होंने कहा कि राज्य के 95 ब्लॉकों में सामूहिक सहकारी खेती और स्थानीय उत्पादों की लोकल से ग्लोबल ब्रांडिंग भी की जा रही है। महिलाओं को बिना गारंटी 21,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत दर्शन और 4 धाम यात्रा ऋण और मेधावी छात्रों के लिए कम ब्याज पर शिक्षा योजना भी शुरू की गई है।
और बता देते हैं देहरादून से खबर। लक्ष्मण चौक स्थित हिंदू नेशनल स्कूल में वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के विकास आयुक्त द्वारा आयोजित हस्तशिल्प मेले की शुरुआत हुई है। 15 से 24 सितंबर तक चलने वाले इस मेले में देश भर से आए शिल्पकार अपनी हस्त निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी और बिक्री कर रहे हैं। मेले में करीब 50 स्टॉल लगाए गए हैं, जहां पारंपरिक कला और शिल्प की विविधता देखने को मिल रही है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने मेले में पहुंचकर शिल्पकारों का उत्साहवर्धन किया। 4 करोड़ लोगों को जिनके घर सिर पर छत नहीं थी, किया जा रहा है। विभाग के डायरेक्टर जब से हमारे युवा टैलेंट प्रदर्शित कर रहे हैं। आज कभी हमारे 14 से पहले 17% इस प्रकार से हम झंझट को खत्म करके कितने लोगों को रोजगार देते हो? ये भी ले लो। 4 करोड़ लोगों को जिनके घर सिर पर छत नहीं थी, किया जा रहा है। विभाग के डायरेक्टर जब से हमारे युवा टैलेंट प्रदर्शित कर रहे हैं। आज कभी उसके कोने कोने से हमारे शिल्पकार आए हैं और आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप है जो, उसका एक ही तरीका है कि आप वो सामान खरीदें जिसमें भारत के व्यक्ति का पसीना लगा हो, उसकी कला लगी हो, भारत की मिट्टी की सुगंध जिसमें आती हो, वो सब खरीदें। और अभी त्योहारों पर दीपावली का उपहार भी प्रधानमंत्री जी ने दिया है। जीएसटी में बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है, जीएसटी 2 में, जो सबको इसका लाभ मिलेगा, हर परिवार को लाभ मिलेगा। और हमारे यहाँ पर क्या है, चरखे से कटा हुआ धागा और लाते हैं और खड्डी से अपना अपना ही सामान बनाते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट जितना भी है, ये हमारा प्रोडक्ट अपने घर का बना हुआ है और ये घर का सामान ही खुद बनाया हुआ है, कोई इसका जो बाजार वाला सामान नहीं है। और हमने उसका रेट भी बड़ा यूनिक रखा हुआ है, बहुत कम रेट से हमारा काम है। और ये प्रदर्शनी में आए हैं, ये कौशल्या ग्राम उद्योग संस्थान रुड़की से हैं और इन्होंने ये हमें एक सामान बेचने के लिए ये स्टेशन दिया है। इस सामान की बिक्री करने के लिए हमें ये स्टेशन मिला है। सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। और खबर नैनीताल से, जहां नगर के लोअर माल रोड में हुए भू धसाव का आज कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने विभागीय अधिकारियों के साथ नैनीताल स्थित माल रोड का स्थलीय निरीक्षण किया और साथ ही स्थलीय निरीक्षण के दौरान उन्होंने भू वैज्ञानिक लेखराज से क्षेत्र में पूर्व में कराए गए भू वैज्ञानिक सर्वे की जानकारी ली। साथ ही निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने सिंचाई विभाग को क्षेत्र में अधिक नुकसान न हो इसके लिए झील के चारों तरफ क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत का प्रस्ताव यथाशीघ्र तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि यहां के स्थायी समाधान के लिए उत्तराखंड शासन द्वारा प्राथमिकता से इस परियोजना को लिया जा रहा है और सड़क के स्थायी समाधान के लिए यथाशीघ्र प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाए। उन्होंने कहा कि भू वैज्ञानिकों की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार लगभग 190 मीटर सड़क में भू धसाव हो रहा है, जिसकी मरम्मत और स्थायी ट्रीटमेंट के लिए लोक निर्माण विभाग THDC के साथ मिलकर शीघ्र ही DPR तैयार कर शासन को भेजी जाएगी। जरा उसको जब भी ये लोअर मॉल रोड बुकिंग होगी सर, तो जो ये दीवार है सो कॉल्ड, ये नीचे वाली तो हमारा इसमें कराना ही नहीं है, कराना है, लेकिन आप भेजना पड़ेगा। टोटल जो लोअर मॉल रोड की लेंथ है इसमें 190 मीटर ऐसी है जिसमें कि किसी ना किसी प्रकार का धसाव हो रहा है। अभी जो स्ट्रेच हमने देखी उसमें काफ़ी ज़्यादा हो गया है, कुछ में थोड़ा कम है।
पूर्व में जो जियोलॉजिकल स्टडीज़ यहाँ पे हुई हैं उससे ये पता चलता है कि जो लोअर मॉल रोड है डिपॉजिट्स पे बनी हुई है। इसको डिपॉजिट्स को आप ये मान लें कि ऊपर से कभी किसी ज़माने में मलबा आया होगा, उसी के ऊपर रोड बनी हुई है। और जो इस मलबे की डेप्थ है ये 80 मीटर के आसपास बताई गई है, यानी कि इस पूरे इलाके में पत्थर कहीं नहीं है, तो मलबे पे टिका हुआ है। दूसरी बात, जो लेक की पेरिफेरी है, यानी कि जहाँ पे लेक का पानी सड़क को टच करता है, इसके अलॉन्ग पूरे में एक दीवार थी जो कि काफ़ी पहले बनी होगी, कुछ जगहों पर रिपेयर भी हुई है, लेकिन अधिकांश रिकॉर्ड्स के हिसाब से ब्रिटिश पीरियड की होगी। उसमें मल्टीपल जगहों पे टूट फूट हो गई है और लेक का पानी परकोलेट होके सीधे सड़क को टच कर रहा है और डैमेजेस हो रहे हैं। तो दो तरह के काम होने हैं इसमें। एक तो इरिगेशन डिपार्टमेंट इसमें डिज़ास्टर मिटिगेशन में फंड्स इस बात के मांगेगा डीपीआर बनाते हुए कि जो पेरिफेरी है इसकी पूरी नए सिरे से बने और इसकी मरम्मत हो। और खबर पौड़ी से, जहां उत्तराखंड क्रांति दल ने अंकिता हत्याकांड की तीसरी बरसी पर अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस दौरान उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में फेल साबित हो गई है और प्रदेश में आए दिन पुलिस के उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल पुलिस के उत्पीड़न से पीड़ित लोगों के साथ खड़ा है और अंतिम समय तक उनकी लड़ाई लड़ेगा, साथ ही न्यायिक प्रक्रिया से भी पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम करेगा। यही है, देख लीजिए, आज सरकार को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था और हम आज पीड़ित एक साथ खड़े हो रखे हैं। क्या मदद करें एक दूसरे से? हमें तो सरकार से ही मदद चाहिए। मैं बोल रही हूँ सरकार को कि आगे आओ और देखो, आपने किसी ने अपनी जान ले ली है, किसी को आपने मार लिया है। जो जिंदा भी आज ही भाई हमारे साथ जिंदा है, वो भी जिंदा लाश बना हुआ है, वो बोल भी नहीं पा रहा, उसके हाथ पैर कांप रहे हैं। इतना डर वो पुलिस वालों के जिनका नाम ले रहा है। इतनी बर्बरता कौन करता है जो इन लोगों ने किया है? अंकिता के साथ में भी इन्होंने ऐसे ही किया, मेरे भाई के साथ में भी ऐसा ही हुआ, डोई वाला क्षेत्र में जो है। जबकि मेरे भाई को ये चीज पहले ही पता थी कि मेरे साथ ऐसा होगा। सरकार से यही कहना चाहूंगी कि सरकार इन लोगों को सजा दो, इन लोगों को इंसाफ करो। जो बेचारे ये मर गए हैं, जो ये बेचारा जिंदा है, बेचारे लाश की जैसा मर वैसे ही वो रखे जैसे लाश होती है। इनके लिए कुछ मुख्यमंत्री धामी से बोल रही हूँ कि जब देखो और आओ, गौर करो। हम जनता में, हम भी इसी उस देश के वो हैं, इंसान है, हमारे पे गौर करो, देखो हमको, हमारी हालत देखो। मैं एक माँ हूँ, मुझे कुछ बोलना भी नहीं आ रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री ने वो आश्वासन बहुत दिए थे, लेकिन वादे तो पूरे दिए, लेकिन वो वादे अभी तक पूरे नहीं किए। जैसे उन्होंने 16 सितंबर 2023 को अपने जन्मदिन की में घोषणा की थी कि बेटिया अंकिता भंडारी के नाम से नर्सिंग कॉलेज का नाम कर दिया जाएगा और उसके भाई को सरकारी जॉब दिया जाएगा, लेकिन ये पूरे वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। तो मैं मुख्यमंत्री से ये कहता हूँ कि मुख्यमंत्री आपने अपने आप नर्सिंग कॉलेज का नाम रखना है कि नहीं रखना है, कि खुद हमने धरने प्रदर्शन करने हैं, नहीं तो हमें तो धरने प्रदर्शन करने होंगे। और मैं पूरी उत्तराखंड की जनता से ये आह्वान करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं पत्रकार साथियों को धन्यवाद प्रकट करता हूँ, खासतौर पे पौड़ी के पत्रकार जो आज जो है समय निकाल कर सुबह ही आ गए थे यहाँ पे। और मेरा उद्देश्य ये था कि देखिए, लोकतंत्र में पत्रकारिता ही इस समय हमारे पास सबसे बड़ा मंच है जिसके माध्यम से हम अपनी आवाज जो है जनता तक पहुंचा सकते हैं। राज्य सरकार नहीं सुनती तो केंद्र सरकार तक पहुंचा सकते हैं, हाई कोर्ट तक पहुंचा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा सकते हैं और मानव अधिकार आयोग तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि उत्तराखंड में इस तरह के हालात इस समय हो चुके हैं कि यहाँ पर अब जो है जो न्याय है वो मिलना, ऐसा लग रहा है कि न्याय यहाँ मिलेगा ही नहीं। और खबर आपको बता देते हैं रामनगर से, जहां वाहनों की फिटनेस जांच को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल, यात्रियों और पर्यटकों को भारी परेशानी। और शहर रामनगर, नैनीताल में ये स्थिति देखी जा रही है। रामनगर में वाहनों की फिटनेस जांच को लेकर के पिछले करीब 1.5 महीने से चल रहा विवाद अब अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल गया है। गुरुवार से रामनगर के सभी कमर्शियल वाहन मालिकों ने अपने वाहन
पूरी तरह से बंद कर दिए और जिसके चलते आम जनता से लेकर घूमने आने वाले पर्यटकों तक सभी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रामनगर में गुरुवार को कमर्शियल वाहन स्वामियों ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत हड़ताल का बिगुल बजा दिया। उनका आरोप है कि पहले उनके वाहनों की फिटनेस जांच रामनगर स्थित सहायक परिवहन संभागीय कार्यालय में न्यूनतम दरों पर की जाती थी, लेकिन हाल ही में इस प्रक्रिया को रामनगर से हटाकर हल्द्वानी शिफ्ट कर दिया गया है। इससे वाहन स्वामियों को न केवल अतिरिक्त सफर करना पड़ रहा है, बल्कि फिटनेस शुल्क भी 3 से 4 गुना तक वृद्धि कर दी गई है। वाहन स्वामियों का कहना है कि फिटनेस जांच अब उनकी जेब पर भारी पड़ रही है। इससे पहले जहां वह स्थानीय स्तर पर आसानी से फिटनेस करवा लेते थे, वहीं अब उन्हें हल्द्वानी तक जाना पड़ रहा है और अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो आगामी 21 सितंबर से पूरे कुमाऊं मंडल में टैक्सी संचालन बंद कर दिया जाएगा। हड़ताल के कारण गुरुवार को रामनगर बस अड्डा पूरी तरह से खाली नजर आया और सड़कों पर यात्रियों की भीड़ जमा हो गई।